नमस्कार और स्वागत है। आज का विषय है एशिया, लेकिन हम इसे सिर्फ एक महाद्वीप के तौर पर नहीं देखने वाले हैं। नहीं, हम इसे महानता के एक पैमाने की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प प्रेजेंटेशन है जो एशिया की कहानी को 4 अलग-अलग कह सकते हैं कि आयामों से दिखाती है, और आज हमारी कोशिश होगी कि इन्हीं आयामों के जरिए एशिया के विशाल आकार से लेकर उसकी गहरी आत्मा तक का एक सफर तय करें। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ जाने पहचाने फैक्ट्स को दोहराना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें, ये भूगोल, प्रकृति, इंसान, ये विचार, ये सब आपस में जुड़ती कैसे हैं और क्यों ये मिलकर एशिया को इतना अनूठा और प्रभावशाली बनाती हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर। तो पहला आयाम। ठीक है, तो पहला आयाम है विशालता, और यहाँ का पहला तथ्य ही ऐसा है, मतलब जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। सोर्स कहता है कि एशिया धरती का सबसे बड़ा मंच है, पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 30%। 30%? ये आंकड़ा सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे। हाँ, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि आप उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को एक साथ मिला दें, अच्छा। तो भी एशिया का भूभाग उससे बड़ा होगा। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला पैमाना है। बिल्कुल। लेकिन असली विशालता जमीन में नहीं, लोगों में है। दुनिया के हर 10 लोगों में से लगभग 6 एशियाई हैं। 6 लोग हर 10 में से? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम मानवता की बात करते हैं तो असल में हम ज्यादातर एशिया के लोगों की ही बात कर रहे होते हैं। सही पकड़ा। और यही विशाल आबादी और विविधता वो वजह है कि एशिया वैश्विक रुझानों का केंद्र है। मतलब यहाँ जो भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि वो सीधे सीधे आधी से ज्यादा मानवता को प्रभावित करता है। और देखिए, यहाँ एक एशियाई जैसी कोई चीज नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। इंडोनेशिया के एक गांव में रहने वाले किसान और सियोल के एक टेक हब में काम करने वाले इंजीनियर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, पर दोनों एशियाई हैं। तो ये विशालता सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये एक वैचारिक चुनौती भी है। बिल्कुल, ये विशालता ही वो कैनवास है जिस पर बाकी की कहानी लिखी गई है। हाँ, ये एक अच्छा ट्रांजिशन है। तो ठीक है, ये तो हुई पैमाने की बात। लेकिन इस विशाल कैनवास पर कुदरत ने कौन कौन से रंग भरे हैं, ये हमें दूसरे आयाम प्रकृति के चमत्कार की ओर ले जाता है। और यहाँ तो विरोधाभास कमाल के हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, धरती का शिखर। हाँ, 8,848.86 मीटर ऊंची। हाँ, जो इंसानी पहुंच की सीमाओं को लगातार चुनौती देती है। और मजे की बात देखिए, बताइए। इसी महाद्वीप में भूमध्य पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु भी है, मृत सागर, डेड सी। जी, जिसके किनारे समुद्र तल से 430.5 मीटर नीचे हैं। एक ही जगह पे सबसे ऊंचा और सबसे निचला, ये तो गजब है। ये सिर्फ एक अनोखा तथ्य नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ जलवायु की चरम सीमाएं भी मिलती हैं। आप कहना चाहती हैं कि ये सिर्फ रिकॉर्ड की बात नहीं है, इसका गहरा असर भी है? बिल्कुल। जहाँ एक तरफ हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, वो सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो दुनिया का मौसम नियंत्रित करने वाला एक विशाल थर्मोस्टेट है। अच्छा। जो मानसून को दिशा देती है और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। और दूसरी तरफ इसी महाद्वीप में गोबी जैसा विशाल रेगिस्तान भी है, दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक। ये जो चरम विविधता है ना, यही यहाँ के जीवन को इतना लचीला बनाती है। सही। और सुंदरता की बात करें तो सोर्स में पन्ना खाड़ी का जिक्र है। हाँ, वियतनाम की हा लॉन्ग बे। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, पन्ने जैसे हरे पानी से सीधे निकलती हुई हजारों चूना पत्थर की चट्टानें। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का नजारा हो। वो प्रकृति की कलाकारी है, लेकिन प्रकृति यहाँ सिर्फ सुंदर नहीं है, वो जीवनदायिनी भी है। और ये हमें लाता है चावल वाली बात पर। बिल्कुल। एशिया को दुनिया का चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है? दुनिया का 90% से ज्यादा चावल यहीं उगता है और यहीं खाया भी जाता है। हाँ। और चावल सिर्फ एक फसल नहीं है। नहीं, वो संस्कृति है। बिल्कुल, वो अरबों लोगों के लिए संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार है। और वो सीढ़ीदार खेत जो तस्वीरों में दिखते हैं, आसमान की सीढ़ियां। हाँ, वो सिर्फ खेत नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर कोई कलाकारी की गई हो। वो कलाकारी ही हैं।
वो हजारों साल से इंसानों और पहाड़ों के बीच चल रही एक बातचीत का नतीजा हैं। वाह। तो इस दूसरे आयाम में हम देखते हैं कि एशिया की प्रकृति मतलब चरम पर है, सबसे ऊंची, सबसे नीची, अविश्वसनीय रूप से सुंदर और जीवन देने वाली। प्रकृति की शक्ति तो अपनी जगह है, लेकिन इस विशाल कैनवस पर इंसानी महत्वाकांक्षा ने क्या किया, ये हमें हमारे तीसरे आयाम पर लाता है, इंसानी हाथों के बनाए अजूबे। और शुरुआत उस चीज से करते हैं जिसके पैमाने का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, चीन की महान दीवार, द ग्रेट वॉल, 21,196 किलोमीटर। ये दूरी मतलब दिल्ली से लंदन जाकर वापस आ जाएं और फिर भी दीवार खत्म नहीं होगी। ये सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। सोचिए उन पीढ़ियों के बारे में जिन्होंने इसे बनाया, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। हाँ, ये इंसानी संकल्प और दृढ़ता का एक बेमिसाल प्रतीक है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, पूछिए। क्या ये दीवार सिर्फ संकल्प का प्रतीक है या फिर एक तरह के डर और अलगाव का भी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ये उस मानसिकता को नहीं दर्शाती जो बाहरी दुनिया को हमेशा शक की नजर से देखती थी? हाँ, ये एक तरह की अंतर्मुखी सोच को जरूर दिखाती है, एक अंदर और बाहर की दुनिया बनाने का प्रतीक। बिल्कुल। और इसी के ठीक उलट हमें एक और अजूबा मिलता है, ताजमहल। हाँ, जिसका मकसद जोड़ना था, अलग करना नहीं, प्रेम का अमर प्रतीक। यहाँ इरादा किसी को बाहर रखना नहीं था, बल्कि किसी की याद को हमेशा के लिए अमर कर देना था। सही कहा। एक तरफ दीवार जो ताकत और बचाव के लिए बनी, और दूसरी तरफ ताजमहल जो सुंदरता और प्रेम के लिए। ये दिखाता है कि इंसानी महत्वाकांक्षा के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। और ये दोनों ही अतीत के स्मारक हैं। लेकिन अगर हम आज के दौर में आएं, तो एशिया में भविष्य का एक जीता जागता अजूबा भी है। टोक्यो। जी, जापान का टोक्यो। 3.7 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र। लेकिन टोक्यो की खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं है। नहीं, वो तो एक टाइम मशीन जैसा है। बिल्कुल। एक ही गली में आपको सदियों पुराना मंदिर भी मिलेगा, और कुछ कदम आगे एक रोबोट द्वारा चलाए जाने वाला कैफे भी। ये परंपरा और भविष्य का ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और मिले। और यहाँ चीन की दीवार और टोक्यो का विरोधाभास देखने लायक है। कैसे? दीवार बनी थी दुनिया से अलग होने के लिए। टोक्यो एक ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया से जुड़ने और भविष्य की ओर देखने का प्रतीक है। सही। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कल्चर, एक ग्लोबल हब। तो इस आयाम में हमने देखा कि इंसानों ने सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई, प्यार के लिए महल तराशे, और भविष्य के लिए विशाल शहर बसाए। कमाल की रेंज है। हमने जमीन, प्रकृति और इंसानी बनावट की बात कर ली, लेकिन अब उस चीज की बात करते हैं जो शायद इन सबसे गहरी है, जो इन सबको एक धागे में पिरोती है, एशिया की आत्मा। ये हमारा चौथा और आखिरी आयाम है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि ये एशिया के वैश्विक प्रभाव के मतलब मूल में है। सोर्स इसे विश्व की आध्यात्मिक धुरी कहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का जन्मस्थान यही है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म भी। इन तीनों इब्राहिमी धर्मों की जड़ें भी मध्य पूर्व यानी पश्चिमी एशिया में है। ये सोचना ये अविश्वसनीय है ना कि अरबों लोगों के जीवन को आकार देने वाले नैतिक और दार्शनिक विचार सभी इसी एक महाद्वीप से निकले। मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों? एशिया में ऐसा क्या था जो इसे आध्यात्मिक विचारों के लिए इतनी उपजाऊ जमीन बना गया? ये गहरा सवाल है। एक विचार ये है कि यहाँ की विशालता और प्रकृति की चरम सीमाओं ने लोगों को अस्तित्व के बड़े सवाल पूछने पर मजबूर किया। जब आप हिमालय जैसे पहाड़ों को देखते हैं या गंगा जैसी विशाल नदियों के किनारे रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर हो ही जाते हैं। और दूसरा कारण शायद घनी आबादी हो सकती है। जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो आपको समाज को चलाने के लिए मजबूत नैतिक ढांचों की जरूरत पड़ती है। मतलब अहिंसा या कर्म जैसे सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं थे, बल्कि घने समाजों को एक साथ रखने के व्यवहारिक तरीके भी थे। बहुत दिलचस्प। और ये सिर्फ प्राचीन इतिहास नहीं है। आज जब पश्चिम में लोग योग, ध्यान और माइंडफुलनेस की बात करते हैं, तो वे असल में एशिया की इसी आध्यात्मिक विरासत को अपना रहे हैं। तो एशिया की आत्मा आज उसका सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट बन चुकी है। एक तरह से हाँ। ये दिखाता है कि एशिया का प्रभाव सिर्फ जमीन या आबादी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विचारों और आध्यात्मिकता के स्तर पर भी वैश्विक है। तो
आज हमने एशिया को इन 4 लेंस से देखा। उसकी विशालता जो उसे एक विशाल मंच बनाती है, प्रकृति के चमत्कार जो हमें उसकी चरम सीमाओं और सुंदरता से चकित करते हैं, इंसानी हाथों के अजूबे जो संकल्प, प्रेम और भविष्य की कहानियां कहते हैं, और उसकी गहरी आध्यात्मिक आत्मा जिसने दुनिया को नैतिक और दार्शनिक दिशा दी है। जैसा कि सोर्स में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, विशाल धरती, महान लोग, गहरी आत्मा। और एशिया की महानता सिर्फ इन अलग-अलग हिस्सों के जोड़ में नहीं है, बल्कि प्रकृति, इंसान और आध्यात्मिकता के उस संगम में है जो आज भी दुनिया को प्रेरित और प्रभावित कर रहा है। ये चारों आयाम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, विशाल भूमि ने विविध संस्कृतियों को जन्म दिया, प्रकृति की चुनौतियों और उपहारों में इंसानी सरलता को आकार दिया, और इन सब के बीच आध्यात्मिकता ने जीवन को अर्थ और दिशा दी। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने इन सभी अद्भुत तथ्यों को देखा, इन आयामों को समझा। एक श्रोता को इससे क्या लेकर जाना चाहिए? मेरे ख्याल से सोचने वाली बात यह है, हमने देखा कि एशिया अतीत और भविष्य, प्रकृति और इंसान, आध्यात्म और तकनीक का एक जटिल संगम है। और दुनिया के 10 में से 6 लोग यहीं रहते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो आज जब ये महाद्वीप आर्थिक और तकनीकी रूप से तेजी से बदल रहा है, तो भविष्य की दुनिया कैसी दिखेगी? अच्छा सवाल है। सवाल ये नहीं है कि क्या एशिया 21वीं सदी को आकार देगा, वो तो देगा ही। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कौन सा एशिया इसे आकार देगा? क्या ये चीन की महान दीवार वाला अंतर्मुखी और रक्षात्मक एशिया होगा, या टोक्यो जैसा बहिर्मुखी और विश्व से जुड़ने वाला एशिया? क्या भविष्य का नेतृत्व यहाँ की गहरी आध्यात्मिक विरासत करेगी, या सिर्फ तकनीकी और आर्थिक शक्ति? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि हम सब आने वाले समय में कैसी दुनिया में जिएंगे।